तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं हेलो किस्म के चैप्टर नंबर 486 के बारे में। और मन करे तो आप मेरे इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंजिन पहाड़ के ऊपर शोंगजी के साथ रहने लगता है, बट एक शाम को जब बारिश हो रही होती है एक लड़की भी वहाँ पे आ जाती है जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में लग रही होती है और विंजिन उसको अपने साथ रख लेता है। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो विंजिन होता है जमीन में लेटा हुआ होता है और वो लड़की मस्त बिस्तर में विंजिन के पीछे लेटी हुई होती है। विंजिन अपने मन में बोल रहा होता है, मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ, ये बहुत बड़ी आफत है। अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे रहने दे रहा हूँ बारिश की वजह से, लेकिन उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? आखिर ये मेरे घर के आगे ऐसे बेहोश क्यों हो गई? एक मिनट, कहीं इस लड़की को शामन ने तो नहीं भेजा है? क्या होगा अगर ये सोते हुए मुझे मारने की कोशिश करेगी? मेरा दिमाग खराब हो रहा है, जरूर शामन ने इसको यहाँ पे मुझे मारने के लिए भेजा होगा। लेकिन इन लोगों को क्या लगता है मैं खुद को इतनी आसानी से मरने दूंगा? ये लड़की अभी पूरी तरह से मुझे मारने के बारे में सोच रही होगी, है ना? मुझे इसे लात मार के यहाँ से बाहर निकालना होगा। और विंजिन जैसे ही अपना हाथ इस लड़की की तरफ बढ़ा रहा होता है इसको बाहर निकालने के लिए, इतने में ही वो देखता है इस लड़की के सोते हुए भी आंसू आ रहे होते हैं, जिन्हें देख के विंजिन घर के बाहर बारिश में लेट जाता है और खुद से कहता है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे कुछ देर के लिए इसे यहाँ पे रुकने देना चाहिए? इसके बाद बारिश रुकती है और विंजिन उसके साथ के यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उनसे माफी मांगता है। और ये देख के यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं हैरान होते हैं। इनमें से एक लड़का कहता है, क्या मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्या अभी अभी हमारे कानों ने कुछ गलत सुना है? तुम बोल रहे हो कि अब तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम हमसे माफी मांगते हो? विंजिन माफी मांग रहा है? हे, क्या तुम्हारा सर कहीं पे टकरा गया था क्या, जिस वजह से तुम पागल हो गए हो? आखिर तुम अचानक से इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो? लेकिन विंजिन एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, मैंने कहा अब तक जो कुछ भी हुआ है मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, क्या मैं माफी भी नहीं मांग सकता? बाकी ये बंदे कहते हैं, नहीं विंजिन, जैसा तू पहले था बिल्कुल वैसा ही हो जा साले, मुझे यकीन नहीं होता तू हम सबसे माफी मांग रहा है। आखिर तू है कौन? क्या तेरे ऊपर कोई भूत वूत लगा है क्या? विंजिन कहता है, अबे साले, अगर तुझे ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो आजा फाइट करते हैं। आखिर मुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा तुम लोगों से? जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। खैर जो भी हो, अब मैं भी तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा हूँ। इतने में ही पीछे से शोंगजी आता है और विंजिन कहता है, अरे देखो ये हरामजादा भी आ गया। खैर अगर तुम लोगों को मैं यहाँ पे अच्छा नहीं लगता तो तुम लोग मुझे यहाँ से लात मार के भगा सकते हो। अभी शोंगजी के पास कुछ खाने की चीज होती है और वो विंजिन को कहता है, विंजिन इधर आ और इसको टेस्ट कर। विंजिन कहता है, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँ? शोंगजी कहता है, तूने मुझे मास्टर कह के बुलाया था। विंजिन कहता है, वैसे तुम ये किमिची क्यों बना रहे हो? इतने में ही दूसरा बंदा कहता है, वैसे एक चीज के बारे में मैं काफी समय से सोच रहा हूँ, आखिर विंजिन तुम्हारे पीछे वो लड़की कौन है? और विंजिन के पीछे वही लड़की होती है जो बारिश के टाइम पे विंजिन के पास आई थी। वही लड़की विंजिन के पीछे से कहती है, किमिची को उस तरह से नहीं बनाते हैं। और जो शोंगजी यहाँ पे किमिची बना रहा होता है ये लड़की भी वहाँ पे किमिची बनाने लगती है। इतने में ही एक दूसरा बंदा कहता है, क्या ये वही लड़की है जो शामन के घर में काम किया करती थी? विंजिन किमिची खाते हुए कहता है, हाँ, शामन के पास काफी सारे नौकर चाकर भी हैं और मैंने सुना है ये भी उनमें से ही एक है। सही सही बोलूं तो ये वहाँ की एक नौकरानी है जो तेजिन चियोन की सेवा करने के लिए है। दूसरा बंदा कहता है, लेकिन आखिर ये लड़की यहाँ पे कर क्या रही है? विंजिन खाते हुए कहता है, इसने मुझे बताया कि सामन के घर से भाग गई है। दूसरा बंदा कहता है, क्या भाग गई है? लेकिन क्यों? विंजिन कहता है, जब भी तेजिन चियोन का बुरा दिन चलता है तो वो याकुजा के मेंबर्स और बाकी सारे बंदों को मार के अपना गुस्सा शांत करता है। मुझे नहीं पता कि वो क्या वजह है जिस वजह से उसका दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन तेजिन चियोन जो ज्यादातर याकुजा के मेंबर्स को ही परेशान करता था, उनको मारा करता था, अब धीरे धीरे करके उसने अपने बाकी के नौकर चाकरों के ऊपर भी हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया है और उन सभी नौकरों में ये लड़की भी शामिल थी। इस लड़की ने जब बाकी के लोगों को पिटते हुए देखा तो इसको अंदाजा हो गया था अगर ये वहाँ पे रुकी तो ये जल्द ही वहाँ पे मारी जाएगी। और वहाँ से भाग के ये गलती से मेरे घर में आ गई और ऊपर से जब ये आई थी उस समय बारिश हो रही थी, इसलिए मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने इसे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी। दूसरा बंदा कहता है, अगर ऐसी बात है तो तेजिन चियोन इसको ढूंढ रहा होगा, क्या इस लड़की को हमारे साथ रखने से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी? तुम अब भी इस लड़की को वापस भेज सकते हो। इतने में ही ये लड़की बहुत ही प्यार से कहती है, ये अच्छा है ना, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ ना, मैं साफ सफाई करने में भी काफी ज्यादा अच्छी हूँ, साथ ही साथ में मैं कपड़े भी अच्छी तरह से धो देती हूँ और इसके अलावा मैं बाकी के काम भी अच्छे से कर लेती हूँ। तभी एक मोटा बंदा कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम ये सारी की सारी बातें मुझे क्यों बोल रही हो? ये बेचारी लड़की कहती है, मुझे बड़े लोगों ने कहा है कि मुझे ज्यादा देर तक एक जगह पे बैठा नहीं रहना चाहिए, इसलिए तुम मुझे जो भी काम करने के लिए बोलोगे मैं कर दूंगी, मैं घर के सारे काम करना जानती हूँ। हाय, एक छोटी बहन ऐसी मुझे मिल जाती, सारे के सारे काम करवाता उससे। खैर तभी दूसरा बंदा कहता है, हे बच्ची, तुम जो कुछ भी बोल रही हो ठीक है, लेकिन हम लोग तुम्हें, और शोंगजी भी किमिची खाते हुए ये सब कुछ देख रहा होता
होता है। इतने में ही वो लड़की कहती है, हाँ मैं सारे काम करना जानती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे रहने दो। प्लीज मुझे भी अपने परिवार का एक हिस्सा बना लो, प्लीज मुझे यहाँ से मत भगाओ। तभी एक बंदा विंजिन को कहता है, हे आखिर तुम इस लड़की के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? विंजिन कहता है, क्योंकि वो मरने वाली है। तुम तेजिन चियोन को अच्छी तरह से जानते हो, उसके पास सब कुछ है। ये लड़की तेजिन चियोन के लिए बस एक सामान जैसी है। अगर ये वापस से तेजिन चियोन के पास चली गई तो इसका कोई भी चांस नहीं है कि तेजिन चियोन इसको माफ कर देगा। ये लड़की अपनी जान को दाव में लगा के वहाँ से भागी है। इतने में ही मैरी इस लड़की को गले लगा लेती है और कहती है, इसे हमारे साथ शामिल होने दो। तेजिन चियोन से हमें डरने की जरूरत नहीं है। अभी ये लड़की बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में है, इसलिए हमें इसे अपने साथ रख लेना चाहिए। तभी दूसरा बंदा कहता है, मैरी क्या तुम्हें इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि इसके यहाँ पे आने से तुम्हारा खाना थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्या तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? और जिसने मैरी को ऐसा कहा होता है, मैरी उसे लातों ही लातों से बजा रही होती है। और इतने में ही दूसरा बंदा कहता है, आखिर हम क्या करें? अगर हम इसको रहने भी देते हैं तो हमारे पास जगह नहीं है जहाँ पे ये रहेगी। इतने में ही शोंग जी कहता है, उसके पास जगह है, वो तुम्हारी ही जगह में रहेगी। विंजिन कहता है, क्या मेरी जगह में? आखिर तुम क्या बोल रहे हो? आखिर मैं इसको अपने घर में सोने क्यों दूंगा? शोंग जी कहता है, इसको तूने ही एक्सेप्ट करा है। अगर ये लड़की तेरी वजह से यहाँ पे आई है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुझे ही लेनी पड़ेगी। या तो इस लड़की की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, या फिर तुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि तू इस लड़की को बचा नहीं पाएगा। अगर तू इस लड़की की जिम्मेदारी नहीं ले सकता तो ठीक है, मैं कैसे न कैसे इस लड़की का जुगाड़ करता हूँ यहाँ पे रहने का। विंजिन कहता है, ठीक है मैं इस लड़की की जिम्मेदारी लेता हूँ। अब से ये लड़की और मैं एक साथ रहेंगे। लेकिन टीचर, मुझे तुम्हारी एक मदद की जरूरत है। मुझे सिखाओ फाइट कैसे करी जाती है। अभी तक मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने लोगों को बचा सकूं। मुझे सिखाओ कि लड़ा कैसे जाता है ताकि मैं अपने लोगों की रक्षा कर सकूं। मैं भी इन हरामजादों की तरह रेसलिंग सीखना चाहता हूं। शोंग जी एक स्माइल के साथ कहता है, जिस रेसलिंग की तू बात कर रहा है वो कोई आम रेसलिंग नहीं है। खैर जो भी हो, मैं तेरी बात समझ चुका हूँ और तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू खुद को तैयार कर ले मेरी ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग काफी ज्यादा मुश्किल होती है। इतनी ज्यादा मुश्किल कि तुझे महसूस होगा कि तुझे उल्टी करने का मन कर रहा है। और मुझे भी जो कुछ आता है मैंने भी इसी तरह से ये सब कुछ सीखा था। और शोंग जी कीमिची उठा के यहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और विंजिन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मैं भी ताकतवर बन सकता हूँ? मैं भी रेसलिंग सीख सकता हूँ। लेकिन जैसे ही शोंग जी अपने कमरे के अंदर आता है तो उसके हाथ में जो कीमिची होती है वो जमीन में गिर जाती है और वो बहुत ही तेजी से हाँफने लगता है। असल में उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और उसको अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ रही होती हैं, जिसमें लोग उसको घूर के देख रहे होते हैं। शोंग जी फटाफट से अपनी दवाई निकालता है और उसको खा लेता है और तब जाके उसको थोड़ी सी शांति मिलती है। यानी कि शोंग जी के साथ कुछ ना कुछ तो हेल्थ इश्यूज हैं। और क्योंकि शोंग जी के कमरे से कीमिची गिरने की आवाज आई होती है, इसलिए एक बंदा यहाँ पे आता है और दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, टीचर क्या आप ठीक हो? शोंग जी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, इसलिए अंदर मत आना। जाओ यहाँ से चले जाओ, अंदर मत आओ। ये बंदा कहता है, ठीक है टीचर, और ये यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गेहूं के खेत जो कि हवा की वजह से लहलहा रहे होते हैं। और खेत के बीचों बीच खड़ा होता है शामन, और शामन के सामने से गेहूं की फसलों के बीच से यहाँ पे आता है चार्ल्स चोई। शामन एक स्माइल के साथ कहता है, चार्ल्स चोई, मैं तुम्हारा काफी समय से इंतजार कर रहा था। चार्ल्स कहता है, तो चियोनलैंग में ऐसी भी जगह है? शामन कहता है, ये एक ऐसी जगह है जिसका मैं काफी ज्यादा ध्यान रखता हूँ। चार्ल्स कहता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ सारी की सारी बातें भूल के ऐसी सुंदर सी जगह में रहने आ जाऊँ। शामन कहता है, हा तुम पागलों जैसी बातें कर रहे हो। चार्ल्स कहता है, खैर जो भी हो, मुझे यहाँ पे इन्वाइट करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है जो मैंने वक्त तुम्हें दिया था उस वक्त में तुमने अपना फैसला कर लिया है, तो अब तुम चियोनलैंग को मेरे हवाले करने वाले हो, है ना? शामन कहता है, तू कितना प्यारा हरामजादा है। वैसे कितना टाइम हो गया होगा जब से हमने आखिरी बार एक दूसरे को देखा था। सच बताऊं तो तूने मुझे हैरान कर दिया था। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तेरे पास मेरे खिलाफ वो पेपर होगा। जब यामाजाकी क्लैन यहाँ कोरिया से जा रही थी तो मैंने सोचा मेरी कमजोरी भी उनके साथ साथ में जा रही है, लेकिन वो कागज जिसमें लिखा है मैं यामाजाकी के साथ मिलकर काम करता था, उससे ये साबित होता है कि मैंने इस देश को धोखा दिया है। चार्ल्स कहता है, क्या तुझे अपने किए पे पछतावा हो रहा है? शामन कहता है, चार्ल्स चोई, लेकिन मैं वो अकेला इंसान नहीं था जिसने वो करा था। मैंने अकेले ही इस कंट्री को धोखा नहीं दिया है, तू ये बात अच्छी तरह से जानता है। चार्ल्स कहता है, आखिर तेरा इस बात से क्या मतलब है? शामन कहता है, हरामजादे, तूने भी इस देश को धोखा दिया है। चार्ल्स कहता है, क्या तू मेरे बारे में बात कर रहा है? आखिर बिना सबूत के तेरी बातों के ऊपर कौन विश्वास करेगा? शामन कहता है, तुझे लगता है मेरे पास सबूत नहीं है? माफ करना चार्ल्स, लेकिन इस बार मेरे पास कुछ दिलचस्प है। वो लड़का जो पहाड़ों में रहता है उससे मुझे रेड पेपर मिल चुका है। और शामन वो रेड पेपर अभी चार्ल्स चोई को दिखाता है। इसके बाद शामन कहता है, मेरी कमजोरी तो बस इतनी सी है
कि मैंने यामाजाकी के साथ मिलकर काम करा था, लेकिन इस लाल कागज में जो तेरे बारे में लिखा है वो तो एक अलग ही लेवल का मामला है। तू अभी अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर तेरे एक काले चिट्ठे बाहर आ गए तो तेरे लिए मामला काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों चार्ल्स, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? चार्ल्स एक स्माइल के साथ कहता है, काफी अजीब बात है, ये लाल कागज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। शामन कहता है, लेकिन ये यहाँ पे है तेरे सामने। और बस चार्ल्स को आप अच्छी तरह से जानते हो, जब भी कुछ ऐसा होता है तो वो सामने वाले को निपटाने की कोशिश करता है। और अभी चार्ल्स अपना हाथ आगे बढ़ाता है शामन को जान से मारने के लिए, लेकिन इतने में ही यहाँ पे कोजिमा ब्रदर्स आ जाते हैं और चार्ल्स को ऐसा करने से रोक लेते हैं। शामन बहुत ही ज्यादा स्टाइल में कहता है, क्या तू मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है इस लाल कागज की वजह से? चार्ल्स, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। ये लाल कागज तेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना? चार्ल्स कहता है, तू अब दिमाग खराब कर रहा है मेरा। क्या तेरे पास तेरी रक्षा करने के लिए यहाँ पे ये 2 बंदे हैं? तुझे लगता है ये कोजिमा ब्रदर्स तुझे मुझसे बचा सकते हैं? इसके बाद शामन एक स्माइल के साथ कहता है, चार्ल्स तुझे पता है मैंने तुझे आज यहाँ पे क्यों बुलाया है? क्योंकि इस सुनसान जगह में तुझे जान से मारना काफी ज्यादा आसान होगा। और अभी खेतों के बीच से बहुत सारे याकुजा के बंदे बाहर आ रहे होते हैं चार्ल्स को मारने के लिए। चार्ल्स ये सब कुछ देख के एक स्माइल के साथ कहता है, ये सब कुछ काफी ज्यादा निराशाजनक है। मैं गैपयोंग फिस्ट का 2nd नंबर का बंदा था और उसके बावजूद भी तुझे ऐसा लगता है इतने लोग मुझे मारने के लिए काफी हैं? शुक्र है तूने हमारी मुलाकात के लिए ये सुनसान जगह चुनी है। शामन कहता है, क्या आखिर तू क्या बोलना चाहता है? चार्ल्स कहता है, मैं कहना चाहता हूँ जो मेरी तरफ बंदा है उसको भी आसानी होगी यहाँ पे तुम सबको जान से मारने में। और चार्ल्स अपने साथ यहाँ पे सिर्फ एक बंदे को लेके आ रखा होता है जो कि खेतों से चार्ल्स की तरफ आ रहा होता है और इस अकेले बंदे की प्रेजेंस ही काफी होती है इन सबको मारने के लिए। हालांकि अब तक शामन को एहसास नहीं हुआ होता है कि चार्ल्स के साथ कौन है और वो कितना खतरनाक है। शामन एक स्माइल के साथ कहता है, क्या वो बंदा यहाँ पे तेरी रक्षा करने के लिए आ रखा है? चार्ल्स, तू एक ऐसा इंसान है जिसने काफी सारे लोगों को जान से मारा है और इसलिए मैं ये बात सोच के हैरान हूँ आखिर तू अपने साथ यहाँ पे किसको लेके आया होगा? लेकिन तूने तो मुझे निराश कर दिया। ये तो एक नौसिखिया है। तू इस बच्चे को लेके आया है हम सबको मारने के लिए। और यार यहाँ पे शामन के सामने एक बंदा खड़ा होता है काली आंखों के साथ। शामन को देख के चार्ल्स का भी वही रिएक्शन होता है जो अभी मेरा है। चार्ल्स कहता है, क्या नौसिखिए से तेरा क्या मतलब है? मुझे लगता है तुझे पता नहीं कि वो कौन है। लेकिन इतने में ही गन अपनी सिगरेट जलाते हुए कहता है, चार्ल्स जोई, अपना मुंह बंद कर। तुझे बस उन्हें ये बताने की जरूरत है मैं किसी को भी मार सकता हूँ, मेरे बारे में और ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और यार अभी जो गन है ना वो लगभग मिडिल स्कूल का एक बंदा है। भले ही वो शायद स्कूल नहीं जाता है लेकिन एज उसकी उतनी ही है। लेकिन यार ये एक ऐसा बंदा है जिसकी एज मैटर ही नहीं करती, ये हर एज में ओपी है। अभी गन को याकुजा के सारे बंदों ने चारों तरफ से घेर लिया होता है और गन चौड़े में अपनी सिगरेट जला रहा होता है। और जितने भी यहाँ पे ये याकुजाज हैं इनको तो ये भी नहीं पता कि गन यामाजाकी क्लैन का यंग मास्टर है और यामाजाकी क्लैन वो है जिसके अंडर में सारे के सारे याकुजास काम करते हैं। तो भाई लोग यहाँ से मामला काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। और गाइज अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी लुकिसम की वीडियोस अपलोड करता रहूं तो इसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो खैर अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।